Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास का अपना टॉपिक क्या था? अर्धायु काल। और आज का अपना टॉपिक है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता तो 2 या 2 से अधिक हो, आणविकता क्या हो? 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन कोटि एक होती है, वो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता तो 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन कोटि एक होती है। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लें, तो शर्करा का जल अपघटन ले सकते हैं। सुक्रोज, इसके जल अपघटन से अपने को ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अब देखें, वेग नियम के अनुसार देखें तो अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रताओं के क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ क्या है? जल जो है, जल अधिक्य में लिया जाता है। जल क्या है? अधिकता में है। तो जल की सांद्रता क्या रहती है? नियत बनी रहती है, यानी स्थिर बनी रहती है। तो वेग नियतांक के डैश तो नियत था ही, जल की सांद्रता भी नियत है, तो इनका गुणनफल एक अपन नया नियतांक ले लेते हैं, वेग नियतांक के। तो अभिक्रिया का वेग क्या है? केवल किसके? सुक्रोज की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्या कहलाएगी? छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल लेना चाहें अपन तो एस्टर का जल अपघटन ले सकते हैं। ये हो गया एथिल एसीटेट। इसका जल अपघटन करवाएं। एसिटिक एसिड और एथेनॉल प्राप्त होगा। ये भी क्या है? छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि
जल की सांद्रता नियत रहेगी, जल की सांद्रता नियत रहेगी तो अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं वो क्या कहलाएंगी, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी होंगी वो, कि जिनकी आणविकता तो 2 या 2 से अधिक हो लेकिन कोटि क्या हो, 1 हो। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन था तो इसकी आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि 1 है, तो ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी तरह है एस्टर का जल अपघटन है तो आणविकता 2 है लेकिन कोटि क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ताप गुणांक अवधारणा। ताप गुणांक अवधारणा क्या है कि किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि कर दें तो क्या होगा, उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। माना T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक kT तथा ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर वेग नियतांक kT प्लस 10 हो जाता है। तो इनका अनुपात क्या कहलाएगा, ताप गुणांक कहलाता है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन क्या मान रहे हैं, वेग नियतांक kT है, और उसी अभिक्रिया के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया तो वेग नियतांक बढ़कर क्या हो गया, kT प्लस 10 हो गया। तो इनका अनुपात क्या कहलाएगा, इनका अनुपात कहलाता है ताप गुणांक, यानी ताप गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, kT प्लस 10 अपॉन kT। यह लिख सकते हैं हम। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आए तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, kT प्लस 10 अपॉन kT बराबर x की पावर डेल t अपॉन 10, और यहाँ x क्या है, x कहलाता है यहाँ पर ताप गुणांक। तो kT प्लस 10 अपॉन kT का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक, वही x है। ये न्यूमेरिकल के लिए डेल t अपॉन 10 और लिख देते हैं। क्यों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के अंदर यदि ताप गुणांक का मान ना दिया हुआ, x का मान नहीं दिया हुआ, तो अपने को 2 रखना है। एक क्वेश्चन लेते हैं,
प्रथम कोटि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वेग 1.3 गुना बढ़ जाता है, तो ताप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग कितना बढ़ेगा। तो अब क्या है, ये वेग कितना बढ़ता है, 1.3 गुना, यानी अपने को ताप गुणांक है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। फॉर्मूला क्या था, KT + 10 अपॉन KT बराबर x की पावर डेल T अपॉन 10। x का मान दे रखा है हम लोगों को कितना, 1.3, डेल T क्या है, ताप में अंतर। अब ताप में अंतर क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40/10, 1.3 की पावर 4 गुना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉरी वेग नियतांक है 1.3 की पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। और यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, उसके ताप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, कितनी वृद्धि करें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करें, तो उसके वेग में कितने गुना वृद्धि होगी, तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें तो वेग नियतांक दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो वेग नियतांक ना दिया हुआ हो तो सीधा अपने को 2 रखना है, तो 2 की पावर 40/10, तो 2 की पावर 4 कितना बढ़ गया, 16 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन है वो इसके ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिर है अर्हेनियस अवधारणा। अब देखो भी, अभिक्रिया वेग के ऊपर ताप की निर्भरता को प्रदर्शित करने के लिए अर्हेनियस ने एक समीकरण दी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्हेनियस समीकरण। समीकरण क्या थी, K बराबर A एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT। यहाँ K तो क्या है, वेग नियतांक है, A कहलाता है पूर्व चरघातांकी गुणांक है, EA सक्रियण है, ऊर्जा है, T ताप है, और R क्या है, गैस नियतांक है। अब ताप पर निर्भरता के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब ये जो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से HI का बनना, ये अभिक्रिया तभी संभव होगी जब हाइड्रोजन और आयोडीन के जो अणु हैं वो परस्पर संघट करें, परस्पर क्या करें, टक्कर करें, तो उस संघट से एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण कर दें, तो ही ये अभिक्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। कैसे, इसके लिए
एक आरेख खींचते हैं। स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया मार्ग के बीच में H2 प्लस है I2, अब हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर क्रिया करके HI बनाएं तो उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करें जिसको सक्रियक संकुल कहते हैं। और इस मध्यवर्ती में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है या आयोडीन और आयोडीन के बीच में जो बंध है वो तो टूटने की प्रक्रिया में है, और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बंध है वो बनने की प्रक्रिया में। ये कब बनेगा? जब इनके बीच में परस्पर संघर्ष हो, टक्कर हो। और इस सक्रियक संकुल, इस अस्थायी मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। कहां से आएगी? वो जब अणुओं के बीच में संघर्ष होगी। तो ये अस्थायी मध्यवर्ती बना और ये बहुत ही कम समय के लिए स्थायी होता है, तुरंत ही किसमें? उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में या कोई भी अभिक्रिया है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाती है या कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। वो निर्भर करेगा किसके ऊपर है? अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति पर। यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो उष्मा का उत्सर्जन होगा, और यदि उष्मा क्षेपी है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ओके।